इतने जुड़े। चलिए हम लोग है ना यूनिट 2 बेसिक सर्वे का लाइव डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर है ये सेकंड यूनिट वो है चेन सर्वे के बारे में। तो चेन सर्वे के अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो इसमें जो किस टाइप का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, अगर आपको बता पाएँ जो हम लोग मेजरमेंट किस तरह का चेन सर्वे में हम लोग लेते हैं। दो तरह की मेजरमेंट हम लोग सर्वे में करते हैं, एक एंगुलर और एक लीनियर। तो इसमें चेन सर्वे के माध्यम से हम लोग कौन सी मेजरमेंट करते हैं? हाँ, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, यानी हम लोग किसी भी लाइन, किसी भी एरिया का या लाइन का लेंथ मेजर करेंगे, विड्थ मेजर करेंगे, ब्रेथ मेजर करते हैं इस चेन सर्वे के माध्यम से, चेन सर्वे में। ठीक है, इसमें प्रिसाइजली देखिएगा कहीं भी डिफिनेशन में लिखा होगा कि कोई एंगुलर मेजरमेंट इस सर्वे के अंदर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब परफॉर्म करने का तरीका जो है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा? चेन यूज़ करते हैं और टेप यूज़ करते हैं। आगे और भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट वाले इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये था इसका हमारा चेन सर्वे का इंट्रोडक्शन कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन सा मेजरमेंट लेते हैं? लीनियर मेजरमेंट में लेते हैं। जैसे कि किसी लाइन का लेंथ नापना है या विड्थ नापना है किसी एरिया का। ठीक है, आगे बात आती है इसके प्रिंसिपल पर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यानी क्या किस प्रिंसिपल पे ये चेन सर्वे हम लोग करते हैं। तो चेन सर्वे करने का जो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मान लीजिए किस एरिया ट्रायंगुलेशन है, सही है, किसी ने बताया ट्रायंगुलेशन, वो ये है कि हम लोग जो भी एरिया होगा ना, ये भी ABCD एरिया है, तो इसको छोटे छोटे, आवाज़ किसी साइड के क्लियर नहीं आ रही है, आपके साइड की प्रॉब्लम होगी। आवाज नहीं जा रही, इस साइड से क्लियर है। आप लोग के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आप अपने यहाँ की नेटवर्क की स्पीड देख। हाँ, आपकी आवाज देखिए हमको एकदम क्लियर आ रही है, यानी मेरी आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। वीडियो भी ब्लर कह रहा है। नहीं, सवाल ही नेटवर्क के कारण हो रहा है। एक बार सर बात कीजिए तो, कह रहे हैं प्रॉब्लम है। चलो फिर से हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चेन सर्वे का। तो चेन सर्वे को अगर किसी से इंट्रोड्यूस करें, हम लोग किसी को बताएं कि चेन सर्वे है क्या, तो चेन सर्वे एक ऐसा टाइप ऑफ सर्वे है जिसमें हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसी लेते हैं? लीनियर मेजरमेंट में लेते हैं। या जैसे कि किसी एरिया है, मान लिया जाए ABCD एक एरिया है, ये ABCD एरिया है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ मेजर करेंगे, विड्थ मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए AB का लेंथ L1 है, ये मेजर कर लेंगे। B2 ये मान लिया जाए इसका विड्थ है, इसको मेजर कर लिया। B1 ये विड्थ है, उसको मेजर कर लेंगे। ये L2 विड्थ है, लेंथ है, इसको मेजर करेंगे। यानी जो हम लोग का बेसिक पर्पस क्या होता है इसमें कि जो इसका लेंथ का मेजरमेंट है वो क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइजली नोट करके लिखेंगे कि इसमें जो कोई भी हम लोग एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का इसमें एंगुलर का एंगल मेजरमेंट नहीं होता। ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन होता है चेन सर्वे पे। अगर पिछले लेक्चर की बात की जाए तो हम लोगों ने टाइप में बताया था, सर्वेइंग के टाइप में बताया था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे भी होते हैं। तो उसमें इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे के हिसाब से भी कहा जाए तो ये एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे, यानी प्रिसाइजली जो इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट का खास करके इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये सर्वे डिज़ाइन किया गया है। अब ये था हमारा चेन सर्वे का इंट्रोडक्शन। अब आगे बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो अगर इसके प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एरिया, या मान लीजिए हमारा ये कंसर्न्ड एरिया A1 है, A1 हमारा कंसर्न्ड एरिया है, तो हम लोग इसके प्रिंसिपल में क्या करते हैं, अगर इसका एरिया हमको नापना है तो हम लोग करेंगे क्या कि छोटे छोटे इसको है ना ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। यानी ये गिवन एरिया हमारा है ना, तो इसको हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट देंगे, ऐसे ट्रायंगल में बांट देते हैं। जितना छोटा होगा, जितना हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांटेंगे, उतना जो हमारा जो सर्वेइंग का प्रोसीजर होगा या सर्वे करने का ये होगा, रिजल्ट जो होगा उतना एक्यूरेट और प्रिसाइज आएगा। अब एक बात आती है कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग सर इसको सिर्फ ट्रायंगल में ही क्यों बांटते हैं, यानी किसी भी एरिया है, ये फर्दर एक एरिया है,
ये हम लोगों का एरिया एक मान लिया जाए, तो हम इसको स्क्वायर में भी तो बांट सकते हैं, रेक्टेंगल में भी तो बांट सकते हैं, रोम्बस में भी तो बांट सकते हैं, लेकिन क्यों हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में बांटते हैं, इसका कोई रीजन बताएगा हमको? हाँ, सबसे सिंपलेस्ट फिगर होता है ट्रायंगल को प्लॉट करना। अब मान लीजिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखें कि अगर हम लोगों को किसी को स्क्वायर प्लॉट करना, तो स्क्वायर में हम देखिए सिर्फ एक तो लेंथ तो मेजर करना ही पड़ेगा, साथ साथ में इसमें एंगल भी लेना पड़ता है, और हम लोगों को सीधे सीधे रिकमेंडेशन होती है कि हम लोग कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते हैं। स्क्वायर के डिफिनेशन में क्या होता है कि सारा साइड बराबर होता है और उसके बीच दो साइड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा जो प्रिंसिपल है कि हम जो सारे एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में, चेन सर्वे में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अब इंस्ट्रूमेंट किसी को तो दिक्कत नहीं ना है प्रिंसिपल में? चलिए अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी चेन सर्वे को परफॉर्म करते वक्त कौन कौन सा हमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो इसमें इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए चेन, उसके बाद टेप, ठीक है, चेन यूज़ करते हैं, टेप यूज़ करते हैं, रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं, पेग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑफसेट रॉड कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एरो का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वाइल परफॉर्मिंग अ चेन सर्वे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट इसमें हम लोग कौन मानेंगे, चेन को मानेंगे, यानी कि मेजर ऑफ वर्क कौन परफॉर्म करता है, चेन करता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, पहले जैसे चेन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका यूज़ क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लीनियर इस साइड लिखें, इस सब ऑप्टिकल स्क्वायर बता दे, चलो ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर बताने के लिए क्या होता है, ऑप्टिकल ये सब कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है सारे इंस्ट्रूमेंट में? चलिए ठीक है, तो हमको तो और अच्छी बात हो गई, कोई हमको दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर का अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, तो ऑप्टिकल स्क्वायर का एक कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें एक सर्कल होता है, ठीक है, उसके अंदर दो मिरर लगे होते हैं, दो मिरर लगे होते हैं, एक ऐसे, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। दोनों का जो अगर देखा जाए तो दोनों का जो मिरर होता है एक दूसरे के बीच क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये दोनों का जो डिग्री बनेगा वो क्या बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसमें देखिए कैसे होता है, कैसे काम होता है, कैसे ये 90 डिग्री हम इससे करते हैं। मान लीजिए ये हमारी आँख है, हम इस साइड से देखा, हम लोगों ने इस साइड से किसी को रे किया, तो जैसे ये क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो मिरर लगा होता है, ये क्या होता है 45 डिग्री पे इस तरह से इंक्लाइंड होगा, ठीक है। 45 डिग्री पे जो इंक्लाइंड होगा ना, तो हमको करना क्या है कि किसी भी लाइन, ये जो ऐसे लाइन है ना, इसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करने का, इस पर 90 डिग्री ड्रॉ करने का काम हम लोग इससे करते हैं। तो यहाँ से देखिए होगा क्या कि यहाँ से जैसे हम लोग देखेंगे तो ये ऑब्वियस है, जैसे मिरर है, मिरर क्या करेगा, इमेज को रिफ्लेक्ट करेगा, इमेज को जो क्या करेगा यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा रे को, वो कितने डिग्री पे, जो मिरर है वो 45 डिग्री पर लगा हुआ है। तो ये मिरर इस पर 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस मिरर पे, या मान लिया जाए ए बी मिरर से रिफ्लेक्ट किया, और ये सी डी मिरर है। सी डी मिरर भी क्या होता है एक दूसरे से, इस पे भी 45 डिग्री का एंगल बना होता है, 45 डिग्री का। तो ये जब अगेन 45 डिग्री को हम लोग इस मिरर से करेंगे ना, तो ये अगेन 90 डिग्री पर
रे निकल जाती है। यानी देखिए ये रे को हम लोग 2 बार है ना रिफ्लेक्ट कराते हैं, 2 बार किसी रे को 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो वो 90 डिग्री बन जाएगा ना। तो देखिए ये मान लीजिए इस रे का पर हम लोगों को 90 डिग्री बनाना है, तो यानी इस लाइन पर हमें 90 डिग्री खींचना है। तो हम करते क्या है कि इस लाइन पे जैसे है तो हम ऐसे ले करके ऑप्टिकल स्क्वायर खड़े होंगे। जैसे ही हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर पे खड़े होंगे तो यहाँ से जैसे हम लोग देखेंगे तो इसका 90 डिग्री दिखाता है, ठीक है। वो दिखाने का तरीका कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें 2 मिरर लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ से जैसे रे निकली ना तो ये वाली ए बी रे पर जैसे पड़ेगी, यहाँ से हमारे आंख से जो रे निकलेगी वो रिफ्लेक्ट करेगी 45 डिग्री पर सी डी पर, और सी डी भी कितने डिग्री पर एंगल होता है, 45 डिग्री का एंगल बना रहता है। तो इस पे अगेन ये फिर 45 डिग्री का जो पर ये रे को रिफ्लेक्ट करेगी तो ये इस रे पर 90 डिग्री का एंगल बना देगा। देखिए ये 90 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री पर है, ये भी 45 डिग्री पर है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें, ये देखिए यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कराया 45 डिग्री पे, ये वाला पॉइंट पर देखिए, ये वाले पर 45 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट कराए। फिर अगेन यहाँ से हम लोग अगर 45 डिग्री रिफ्लेक्ट करा दें, 45 डिग्री रिफ्लेक्ट करा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे बनेगा। समझा? तो ये कंस्ट्रक्शन होता है ऑप्टिकल स्क्वायर का। इस तरह से ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क करता है। ये था हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट का प्रोसीजर। किसी भी लाइन पर अगर 90 डिग्री बनाना है, यानी इस लाइन पर 90 डिग्री खींचना है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर के लिए करते हैं। अब 90 डिग्री के लिए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल स्क्वायर का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्रॉस स्टाफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थियोडोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट। हाँ थियोडोलाइट पढ़ना है लेकिन एडवांस सर्वे में पढ़ना है आप लोग को, अगले सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में है। चलिए क्रॉस स्टाफ के बारे में बता देते हैं। क्रॉस स्टाफ जो है ना इससे जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है एज कंपेयर टू दी क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ के बारे में बात की जाए तो क्रॉस स्टाफ के बारे बता रहे हैं, देखो तो उसको पहले उसको देख तो लो। क्रॉस स्टाफ में देखोगे तो कुछ इस तरह का फिगर बना होता है। रुको, क्रॉस स्टाफ को देखो अपना। क्रॉस स्टाफ को देखोगे ना तो कुछ इस तरीके का होगा बना हुआ, ठीक है। फिगर में उसमें देखना ना कि ये सारी जो लाइन है, जो प्लस साइन होता है ना, प्लस साइन, इसमें देखना कुछ है एक दूसरे से, ये सारी जो लाइन है एक दूसरे से 90 डिग्री पे बनती है। इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री पे ये होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, और ये 90 डिग्री, और यहाँ पे भी देखोगे जब क्रॉस कर रहा है तो ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री होता है, कुछ इस तरीके से। फिगर नोट्स में देखना है, फिगर बना हुआ है, समझ है? तो उसमें देखना ना जो सिल्ट उस पर कटा रहता है, जैसे ये फिगर है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला सिल्ट इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें है ना छेद बना होता है, छेद बना होता है, और उसमें उसके अंदर में हेयर होता है। हेयर जो होता है प्रिसाइजली अगर हेयर की बात की जाए तो वो हेयर होता है घोड़े के बाल का होता है।
घोड़े का बाल इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़माने पहले से घोड़े के बाल उसमें कोई मॉइस्चर की वजह से लूजनेस नहीं आता, इसलिए हम लोग हॉर्स हेयर इस्तेमाल करते हैं इसके क्रॉस हेयर में। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे देखिए जिस लाइन पर हम लोगों को 90 डिग्री करना था, तो इसमें एक सिंगल प्रोसीजर, एक सिंगल मेथड से हम लोगों ने किया कि हम लोगों को यहाँ पर ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में कि यहाँ पर खड़े हो गए, तो उससे 90 डिग्री हम लोगों की इस लाइन पर एंगल मिल गई। लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें दो बार हम लोग मेजरमेंट करते हैं। पहले होगा क्या कि पहले इस लाइन पर हम लोग, ये लाइन है तो यहाँ पर क्रॉस स्टाफ लेकर के खड़े हो जाएंगे, क्रॉस स्टाफ लेकर के खड़े होंगे, यहाँ पर लेकर के खड़े होंगे, इस पर इस लाइन को खींच लेंगे, और इसके बाद जब इस लाइन का हो गया, अब इसके बाद इस लाइन पर हम लोगों को 90 डिग्री खींचना है, तो सेम ये इस पॉइंट पर खड़े होकर के इस पॉइंट को हम कॉन्साइड करेंगे। यानी इसका जो ऑपरेशन होता है, दो ऑपरेशन होता है दोनों। अब होता क्या है कि इसमें जो सारा जो इसमें जो देखिएगा मेंबर कॉलम के टाइप का बना होगा, जो स्लिट कटा हुआ है, तो वो 90 डिग्री पर होता है। तो एक बार इस साइड से जा करके हम लोग देखेंगे, दूसरी बार जो है हम लोग इसके 90 डिग्री पर जाएंगे और इससे दोनों कॉन्साइड कराते हैं। समझ गया है? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को इस लाइन पे खींचना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर 90 डिग्री खींचना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पेग डाल दिया या रेंजिंग रॉड लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसी लाइन में अप्रोक्सीमेट जाएंगे, पहले अप्रोक्सीमेट बाय विजुअल इंस्पेक्शन, आंख से देख के अपने अनुमान कर करके कि हाँ यहाँ पर होगा, इस लाइन पर यहाँ कहीं पर होगा, हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम इस पॉइंट पर लेने के बाद क्या करेंगे, खड़े होने के बाद इस क्रॉस स्टाफ के दो स्लिट को कंसाइड करते हुए देखेंगे पॉइंट बी को, यहाँ पर जो रेंजिंग रॉड लगा हुआ होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा पॉइंट बी यहाँ से सी से कंसाइड हो गया ना, तो हम समझेंगे कि हमारा 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, चलो ये था हमारा क्रॉस, किससे, सिर्फ 90 डिग्री को, सिर्फ 90 डिग्री का, इसका पर किससे, ऑप्टिकल स्क्वायर से 45 नहीं, उसमें भी 90 बनता है। इसका जो मिरर होता है ना, एक दूसरे से 45 डिग्री का 45 डिग्री का होता है, तभी तो ये 90 डिग्री का एक दूसरे से एंगल बनाता है। देखो ये वाली में यहां से लाइट चली, यहां से लाइट चली, किस में, क्या देखो 45 डिग्री जो बनता नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन होता है ना ऑप्टिकल स्क्वायर का, उसके अंदर दो मिरर लगे होते हैं, दो है ना मिरर, क्या कहते हैं, आईना लगा होता है, समझे, दो आईना लगा रहता है, दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। ये देखो ये ए बी और सी डी क्या है, आईना लगा हुआ, ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, समझे। क्या फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, तो वो क्रॉस स्टाफ का अलग अलग टाइप ना हो गया यार। हम लोग क्रॉस स्टाफ में क्या करते हैं, ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट लेने के लिए क्या हम लोग 90 डिग्री का एंगल चाहिए ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब आता है हम लोग रेंजिंग के तरफ। यानी रेंजिंग का मतलब क्या होता है कि क्या होता है, किसी दो पॉइंट को लाइन रेंजिंग के बारे में हम कर रहे हैं, कैसे प्रोसीजर किया जाता है लाइन, अच्छा लाइन रेंजर के बारे में। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लाइन रेंजर में भी देखा जाए ना, तो इसका भी जो कंस्ट्रक्शन होता है सिमिलर टू दी
ऑप्टिकल स्क्वायर के लगभग बराबर होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो जो है ना ट्रायंगुलर ये लगा होता है, ट्रायंगुलर क्या 45 देखो 90 डिग्री 45 डिग्री का जो एंगल होता है ऑप्टिकल स्क्वायर में, दो जो मिरर लगे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, समझे। 90 जो हमारी रे बनेगी ना, जो मेन रे निकलेगी वो 90 डिग्री के एक दूसरे पर बनती है। तो उसके लिए तो फिर हम लोग कंपास सर्वे में जाएंगे ना। अभी तो हम लोग एंगल मेजरमेंट की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग तो लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। उसका जब एंगल की बात आएगी तो फिर हम लोग किस में, अरे यार तुम कंफ्यूज हो रहे हो। हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर में बोला कि दो जो मिरर है एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बना होता है। देखो हम बताते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। देखो ये ऑप्टिकल स्क्वायर का अंदर का बना हो, तो उसमें जो दो मिरर होता है एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बना हुआ हो गया। इस तरीके से इसको बढ़ाओगे ना तो ये 45 डिग्री का एंगल बना होता है। जब हम लोग इधर से साइट करेंगे ना, इधर से हम लोग जब साइट करेंगे यहाँ से, तो होगा क्या कि देखो पहले यहाँ से लाइन हमारे आँख से रे निकली, ये वाले पे ये वाला है, ये इस पर ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये तो 45 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट किया। देखो ये 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट किया। अगेन यहाँ पर भी देखोगे कि एक मिरर लगा होता है वो 45 डिग्री से इंक्लाइंड होता है एक दूसरे से, तो ये भी क्या करेगा, ये भी लाइन को रिफ्लेक्ट करेगा ना 45 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना, तो ये क्या है एक दूसरे, ये देखो ओ ए बी मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री बना, ये 45 डिग्री बना, तो ये क्या है अपने आप ये 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 डिग्री तो बना। ये वाली लाइन हमारी लाइन, इस लाइन ए डैश लाइन पर ये बी डैश लाइन परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज ये बात लाइन रेंजर के बारे में। तो लाइन रेंजर के बारे में बात की जाए तो इसका पर्पस क्या होता है कि किसी एक लाइन को सीधे में, यानी ये जो लाइन है दो एंड पॉइंट, दो लाइन का एंड पॉइंट ए और बी का बहुत लंबा है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो इन दोनों को एक सीध में रखने के लिए हम लोग लाइन रेंजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लाइन रेंजर में होता क्या है, बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाए तो इसमें भी जो है ना इसमें भी जो उसमें प्रिज्म लगे, उसमें लगा होता था क्या, उसमें मिरर लगा होता था, इसमें प्रिज्म लगा होता है, और दो है ना इस तरह से ऊपर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लगा होता है और दूसरा रेक्टेंगुलर, दूसरा भी ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, जिसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, जिसका डायगोनल होता है वो क्या सिल्वर्ड होता है। मान लीजिए जिधर से रे आएगी ना तो उसके डायगोनल से रे रिफ्लेक्ट करेगी। तो मान लीजिए देखो हम लोग इसको एक डॉटेड लाइन से बनाया है और एक इससे बनाया है, सॉलिड लाइन से बनाया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉटेड लाइन वाला नीचे है, सॉलिड लाइन वाला ऊपर है, समझ रहे हो। अब इसमें क्या है कि देखो अब इसमें लाइन रेंजर क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये लाइन है बी है, इसको एक लाइन एक सीध में हमें रखना है, इन दोनों पॉइंट को एक सीध में रखना है। तो हम लाइन रेंजर को बेसिकली करेंगे क्या कि ले करके यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, मान लीजिए सी पॉइंट इसके अप्रॉक्सीमेट सेंटर पे खड़े हो जाएंगे, ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे जहाँ से सी से ए भी दिखे और सी से बी भी दिखे, ठीक है, सी से बी भी देखा। और उसके बाद सेंटर पे खड़े होने के बाद जैसे ही सेंटर से खड़े होंगे तो देखो क्या होगा कि ए से रे निकलेगी, यहां से ए से रे निकलेगी, ए से रे निकलेगी और यहां से इसके सिल्वर पोर्शन से डायगोनल से टकराने के बाद 90 डिग्री पे बन जाएगी। उसी तरीके से बी से रे निकलेगी,
बी से रे निकलेगी और उसके सी से उसके टकरा करके 90 डिग्री बनेंगे और वो कहाँ दिखेगा, हमारे आँख में, हमारे आई में दिखेगा। तो जैसे ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर किसी की आवाज़ अजीब अजीब आ रही है यार, पीछे से अपना माइक बंद करो, किसी की डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे ही पॉइंट पे देखोगे तो उसके अंदर जो तुमको देखेगा कि यहाँ पर क्या होता है, रेंजिंग रॉड लगा होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेंजिंग रॉड लगा हुआ होगा। तो दोनों तुम्हारे फिगर में देखोगे, जब अंदर से देखोगे ना, तो ये जो रेंजिंग रॉड दोनों का एक सीध में दिखने लगेगा। जब तुम लाइन रेंजर का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर भी रेंजिंग रॉड लगा हुआ होगा और यहाँ पर भी रेंजिंग रॉड लगा होगा, तो दोनों तुम्हें एक सीध में दिखने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, जो लाइन है, दो पॉइंट ए और बी क्या हो, एक सीध में आ गई है। किसके सीध में, ए से सी एक सीध में है और सी से बी एक सीध में था। इसका मतलब हो गया कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर है। समझे? चलो, यही तरीका था लाइन रेंजर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेंजिंग के तरफ। अब रेंजिंग क्या होता है? हाँ, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, उसको तो देखना पड़ेगा यार। वो सिर्फ ऑप्टिकल स्क्वायर आप लोग के पेपर में हो, उतना डीप मत जाइए, कोई यूज भी नहीं है आप लोग का, तो देख लो ना। अच्छा, फिर आगे देख के बता दिया जाएगा, कोई इतना दिक्कत उतना कोई ये ही नहीं है। आगे देखो, हम चाह रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंचे, कि उसमें ज़्यादा टाइम देना चाह रहे थे। करेक्शन से कम हम चाह रहे थे कि 2 क्वेश्चन लाइव क्लास में करा देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो नहीं होगा ना, तो ऐसा करते हैं कि करेक्शन वाले प्रॉब्लम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक दिन और रख देंगे। चलो ठीक है, ठीक रहेगा सर? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हम ऐसा करेंगे कि हम लोग दूसरे लेक्चर में जो है ना, उसमें करेंगे क्या कि सारा ये कर देंगे, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको हम लोग करा देंगे। हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही है यार। हेलो सर, यूट्यूब ये ब्लूटूथ कट गया सर, ब्लूटूथ नहीं आ रहा, इसमें आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आपको नहीं आ रहा है? नहीं। अब देखिए। हेलो, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट कल हो सकता है, कल इसमें हम लोग है ना न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक रहेगा ना? ठीक है। उसमें जैसा है कि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग 1-2 डिस्कस कर लेंगे। तो इसको हम लोग करेक्शन वाले पार्ट में देखेंगे ना यार, कि देखोगे कि क्या करेक्शन हो रहा है, उस हिसाब से उसको करेक्शन वाले पार्ट में जो एवरेज नहीं ले। अच्छा सुनो, तो एवरेज नहीं लेंगे तो क्या लेंगे ये बताओ। अगर मान लिया जाए किसी, सुनो, एक्यूरेट तो किसी का हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो गलती हो मिनिमम से मिनिमम हो, या हम मिड पोर्शन में रहना चाहते हैं। हम लोगों का कोई दोनों एंड पॉइंट तो नहीं ना पता है, तो एवरेज क्यों लेते हैं? तो इसका कैसा, या कोई उसका एक्यूरेट तो हम लोगों को पता है नहीं कि हम लोग को कोई हम लोग ये तब इस केस में तो हम लोग एवरेज ही ना लेंगे यार। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े ना, रेंजिंग की तरफ बढ़ते। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बीच में अब कोई सवाल नहीं लेंगे हम। ठीक है, रेंजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो रेंजिंग क्या है? रेंजिंग बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग किसी भी लाइन पर
अगर इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग रेंजिंग करते हैं। ठीक है, रेंजिंग करते हैं। अभी हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, लाइन रेंजर के बारे में जाना था। ठीक है, तो उसका भी काम इसमें इसके द्वारा हम लोग करते हैं रेंजिंग के में। ठीक है, यानी जैसे इसका काम क्या हो गया कि अगर ए और बी लाइन को, बहुत लंबी लाइन है जिसको हम लोग चेन से एक बार में नाप नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग करेंगे कि इस लाइन पर छोटा अलग अलग इंटरमीडिएट पॉइंट लेंगे, अलग अलग पॉइंट हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मान लीजिए ए लाइन बहुत बड़ी है, एक बार में हम लोग चेन से मेज़र भी नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी दूर भी है, तो हम इसमें करेंगे क्या, अलग अलग पोजीशन पॉइंट स्टेशन मार्क कर लेंगे और इस स्टेशन को मान लीजिए सी डी ई मान लिया और इसको अलग अलग हम लोग मेज़र करते हैं, अलग अलग हम लोग मेज़र करने की आवश्यकता होती है, इसको मेज़र करते हैं, तो इसी को रेंजिंग करते हैं। अब रेंजिंग भी दो तरह की होती है। रेंजिंग करने का तरीका दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट रेंजिंग होता है और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होता है। डायरेक्ट रेंजिंग वो केस होता है कि जिसमें दोनों एंड पॉइंट तो दूर तो हो लेकिन विजिबल हो, समझ रहे हैं कि जैसे दूर हो बहुत लेकिन विजिबल हो। और इनडायरेक्ट रेंजिंग ऐसा केस आता है कि जिसमें अगर दूर के साथ साथ ये क्या हो, उन दोनों के बीच में इंटरविजिबिलिटी भी नहीं हो, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन इसका केस ये ध्यान लगे कि उसको हम लोग नाप सकते हैं, उसको चेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच की इंटरविजिबिलिटी ख़त्म है, यानी ये पॉइंट ए से हम लोग पॉइंट बी को विजिबल नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस केस में अब हो सकता है कि क्या हम अब जब एक पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे से इंटरविजिबल है ही नहीं, तो हम लोग कैसे किस दिशा में नापेंगे, इसलिए हम लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो हम लोग रेंजिंग में डायरेक्ट रेंजिंग होता है, रेंजिंग जो है कितने तरह की हो गया, रेंजिंग होता है कि दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो सिंपल होता है कि लाइन रेंजर की मदद से इस लाइन पर हम लोग अलग अलग इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करेंगे और इसको नापते जाएंगे। जैसे ए बी को नापना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस D1 मान लेंगे, D2 नाप लेंगे, D3 नाप लेंगे और D4 नाप लेंगे, और इसको आखिर में AB इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा ये हमारा ए बी का लेंथ। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है, करने का तरीका बेसिकली हो गया का, इनडायरेक्ट रेंजिंग ऐसे करते हैं। इसका प्रोसीजर देख लीजिएगा, ये काफी अच्छा प्रोसीजर है। मान लिया जाए ये जो ग्राउंड का कोई अंडुलेटेड ग्राउंड सरफेस है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ये बी है। इस केस में हम लोगों को रेंजिंग करना है, यानी इन दोनों के बीच को एक एस्टेब्लिश लाइन में रखना है। तो इसके लिए हम लोग करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ऐसा पॉइंट यहाँ से ए से एक ऐसा पॉइंट हम लोग चूज करेंगे लेटरल डायरेक्शन में, मान लिया जाए M1, जहाँ से ए भी दिखता हो और बी भी दिखता हो। ठीक है, M1 से ऐसा पॉइंट, ए से ऐसा पॉइंट देखेंगे कि जहाँ से बी भी दिखता हो और ए भी दिखता हो। सिमिलरली यहाँ से वैसा पॉइंट चूज करेंगे जिसको हम लोग N1 नाम देते हैं, जहाँ से N भी दिखता हो और A भी दिखता हो, यानी ये सारे पॉइंट, इस दोनों पॉइंट से, ये जो M1 है और N1 है, ये दोनों से ये यहाँ से M1 से इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, और N1 से M1 को भी देख सकते हैं और A को भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जब M1 पे खड़े होंगे तो डायरेक्ट करेंगे B की तरफ लाइन को रेंज करेंगे, यानी B की तरफ हम लोग साइड करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और जो N1 पर बंदा खड़ा होगा उसको कहेंगे कि तुम अपना पोजीशन चेंज करके कहाँ चले जाओ, N2 पर चले जाओ। ठीक है, N1 की पोजीशन हमें मिल गई N2 पर। उसी के बाद N2 पर पहुंचने के बाद N2 वाला बंदा क्या करेगा, A को साइड करेगा, A को इस तरीके से साइड करेगा, A को साइड करेगा, इस लाइन ऑफ साइट पे साइड करेगा, और N2 वाला बंदा कहेगा जो M1 पे खड़ा था कि तुम अपने नए पोजीशन पे शिफ्ट हो जाओ, इस लाइन N2, इस लाइन पर, और जिसको नया M1 का नया पोजीशन मिल जाएगा M2। सिमिलरली तो ये लाइन स्ट्रेट ही है ना, ये स्ट्रेट ही लाइन है ना, ये लाइन
हाँ हाँ, तो स्ट्रेट ही होगा, लेकिन इस लाइन पर होगा ना। हम फिगर एकदम हम मेरे पास तो स्केल वगैरह नहीं ना यार कि एकदम एक्यूरेट जाए, लाइन इस लाइन पर होना चाहिए बस, समझे। और फिर M2 वाला बंदा अगेन यहाँ से साइड करेगा बी को साइड करेगा, और उसके बाद बी को साइड करेगा, ये मान लीजिए ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो फिर कहेगा M2 वाला बंदा N2 को कहेगा कि तुम यहाँ से फिर अगेन शिफ्ट हो जाए इस पोजीशन N3 पे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर ही हो, सिर्फ इस लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि जो वहां से ए दिखे, ए को साइट होता रहे। तो इस तरीके से जितना हम लोग नजदीक जा सके इस लाइन ए बी के, हम लोग ये प्रोसीजर को रिपीट करते रहते हैं बार बार। इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, ठीक है। मिनिमम रॉड मतलब किस तरह का रॉड? रेंजिंग, देखो रेंजिंग रॉड जो होता है यूज किया जाता है, हम लोग 2 लेंथ का आता है, एक 2 मीटर का, एक 3 मीटर का रेंजिंग रॉड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो रॉड जो इस्तेमाल हम लोग रेंजिंग रॉड इस्तेमाल करते हैं वो दो लेंथ में आता है, एक 2 मीटर का और एक 3 मीटर का आता है। कितने नजदीक कितने बार रेंजिंग करने की आवश्यकता होती है, ये पूछ रहे हैं हम। इसमें कोई ये नहीं ना है, देखिए हर एरिया पे डिपेंड करेगा, वहां क्या ग्राउंड कंडीशन है उसके ऊपर। हम चाहेंगे कि हमेशा एक्यूरेट से एक्यूरेट चले जाएं, जितना एक्यूरेसी हो सकता है उतना एक्यूरेट जाएंगे, समझे। तो कोई ज़रूरी नहीं ना कि कहीं हो सकता है कहीं 2 ही स्टेप में हो जाए, कहीं 3 बार हो जाए, कहीं और ज़्यादा लगे। तो ये डिपेंड करता है वहाँ का एरिया, वहाँ का ग्राउंड कंडीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, रेंजिंग कंप्लीट हो गया। अब प्रोसीजर भी बता दिया रेंजिंग। अब हम लोग चेनिंग देख लेते हैं, चेनिंग कैसे करते हैं। तो चेनिंग का हाँ अब क्या है इंडर, हाँ इंडर क्या लेंथ चेनिंग में ना, रेंजिंग में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ पॉइंट को एस्टैब्लिश करते हैं कि यानी इस लाइन पर पड़ेगा, उसको नापने का काम हम लोग चेनिंग में ना करेंगे। अब जो लाइन हम लोग क्या कहते हैं, रेंजिंग का डिफिनेशन क्या होता है कि इंटरमीडिएट पॉइंट को किसी लाइन पर एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद उसको जब हम लोग एक पॉइंट एस्टैब्लिश कर लिया तो बाद में उसको हम लोग नापते हैं। तो वो नापने का काम हम लोग चेनिंग में करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग चेनिंग में पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने जब लाइन एस्टैब्लिश्ड हो गई तो उसको आराम से नाप भी लेंगे विद द हेल्प। अब चेनिंग में क्या होता है कि किसी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। इसने इसको इसीलिए इसमें चेनिंग कहा जाता है, इसको टेपिंग नहीं कहा जाएगा, समझ गया। चेन के हिसाब से सिर्फ चेनिंग का नाम दे दिया गया है, ये नहीं कि टेप से नाप मेजर कर रहे हैं तो टेपिंग कर दिया, ठीक है। तो चेनिंग में क्या होता है कि किसी 2 पॉइंट के बीच क्या हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये भी जो डिस्टेंस मेजरमेंट का काम जो होता है 2 तरह का होता है, ये डिपेंड करता है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने देखा है कि सिंपल प्लेन ग्राउंड पे हम लोग गए, यहाँ पर खड़े हुए और मेजर कर लिया। ये जो चेनिंग का ऑपरेशन होता है, ये जो मतलब जो 2 पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको नापने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला कहलाता है लीडर और दूसरा कहलाता है फॉलोवर, ठीक है। अब जैसे लीडर क्या करेगा, लीडर इसमें क्या करेगा, 0 एंड ऑफ द चेन पकड़ेगा, जो चेन का 0 एंड है उसको पकड़ता है। और लीडर के पास 10 बंडल ऑफ एरो होता है, बंडल कम से कम 10 नंबर ऑफ एरोज होता है, ठीक है।
अब अब लीडर करेगा क्या कि यहाँ पर जीरो एंड ऑफ द चेन पकड़ेगा और है ना डायरेक्ट इस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जब जहां पर चेन मतलब पूरा स्ट्रेच हो गया, मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट पर चेन स्ट्रेच होकर के, तो उसके बाद जो फॉलोवर जो ए पर खड़ा होगा ना, वो उसको डायरेक्ट करेगा कि अब हाँ सी पर तुम पहुंच गए, अब सी पर मान लीजिए वो लीडर लेकर के यहाँ पर पहुंच गया सी डैश पर पहुंच गया, ये पॉइंट पर। ठीक है, तो ये जो पीछे फॉलोवर खड़ा होगा वो कहेगा कि ठीक है, तुमको उसको बाई साइटिंग विजुअल इंस्पेक्शन कहेगा कि नहीं नहीं, तुम सी जो है ना, तुम ए बी लाइन पर नहीं हो, तुम यहाँ सी पर हो, सी डैश पर हो, तुम भटके हुए हो, यानी इस लाइन पर तुम नहीं हो, तुमको तो होना चाहिए इस लाइन पर ना। तो बाई विजुअल इंस्पेक्शन ये जो फॉलोवर पीछे से उसको डायरेक्ट करेगा, नहीं तुम किस लाइन पे आ जाओ, इस लाइन बी पर, ए बी लाइन के इस पर आ जाओ, रेंजिंग में इस पे आ जाओ, ए बी लाइन पर आ जाओ, समझे। और जैसे ही वहां पर क्या जाएगा तो लीडर के पास जो पेग होगा, सॉरी जो एरो होगा, वहां पर सी पर एक गाड़ देगा, एरो गाड़ देगा, एक पेग एक एरो को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, यहां पर 1 चेन लेंथ हो गए। उसके बाद है ना, उसके बाद अगेन जो फॉलोवर होगा वो है ना मूव कर जाएगा पॉइंट सी पर मूव करेगा। फिर अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए अगेन जो है ना लीडर जीरो एंड का चेन पकड़ेगा और इस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लिया डी पर पहुंचा, डी पर पहुंचने के बाद इसको वहां पर अगेन एक पेग को गाड़ता चला जाएगा। देखिए होगा क्या, इसमें करते क्या है कि जो लीडर पेग गाड़ता जाएगा और जैसे ही फॉलोवर पीछे से आगे बढ़ेगा, सी पॉइंट से आगे बढ़ेगा ना, तो वो पेग को वो एरो को उखाड़ता चला जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि इससे गिनती करने में आसानी होती है कि लीडर के पास 10 एरो होता है, जब फिर फॉलोवर के पास 10 एरो जमा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 बार हम लोगों ने चेन लेंथ 10 चेनिंग कर लिया, 10 चेन लेंथ मेजर कर लिया है। समझ में आया। अब आते हैं हम लोग चेनिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये था, ये जो चेनिंग करने का प्रोसीजर था, ये जो चेनिंग करने का प्रोसीजर था वो फ्लैट ग्राउंड पर था। प्लेन ग्राउंड पर इस तरीके से हम लोग चेनिंग करते हैं। ठीक है, अब जो है चेनिंग कर, अब यही तो हर जगह तो चेन जो हम लोगों को ये करेंगे, क्या कह देते हैं, सर्वे करेंगे, तो हर जगह तो समतल ग्राउंड मिलेगा नहीं, समतल एरिया तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहीं पर स्लोपिंग ग्राउंड भी मिल जाएगा, कहीं पर इंक्लाइंड मिल जाएगा। तो इस केस में, अब उस केस में स्लोपिंग ग्राउंड के केस में हम लोग कैसे चेनिंग करते हैं, कैसे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो चेनिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड पर देख लेते हैं। चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, तो इसको करने का तरीका क्या है कि इसमें भी 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इसमें भी 2 तरीका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड को करने के लिए हम लोग क्या ऐसा करते हैं कि जैसे स्टेप फॉर्मेशन एक मेथड है। से मान लिया जाए, देखिए जैसे एक ये एक स्लोपिंग ग्राउंड है इस तरीके का, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ये डी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि स्टेप फॉर्म में करते हैं। सीढ़ी देखा है ना, सीढ़ी के टाइप के करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसी को कहते हैं। अब देखिए उसमें करेंगे क्या कि यहाँ से हम लोग एक पॉइंट सुटेबल डिस्टेंस मान लीजिए सी को चुनेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक उसी चेन की मदद से हम लोग परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ठीक, ये डिस्टेंस मान लिया जाए D1। उसके बाद फिर फॉलोवर क्या करेगा, मूव कर जाएगा C पर। ठीक है, C पर मूव करने के बाद लीडर पहले से मूव करेगा D पॉइंट पर, और यहाँ से अगेन जो है हम लोग एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे D2 पर। फिर यहाँ से फॉलोवर मूव करके चला जाएगा D पर, तो देन लीडर मूव करके चले जाएगा E पे।
ई से अगेन इस तरीके से, तो देखिएगा कि एक सीढ़ी के तरह तो हाँ हाँ देखिए वहां पे यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर गिराने के लिए आदमी प्लम्बॉब का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या जैसे चेन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखिए होता क्या है कि इस लेंथ में ये जो लेंथ होगा ना D1 काफी ज्यादा बड़ा लेंथ नहीं लेते हैं, काफी छोटा 10-10 फीट 12-12 फीट के अप्रोक्स, कि जिसमें सैग नहीं है, चेन में सैग नहीं है, जो जैसे झोल आ जाता है चेन में, हाँ वैसे तो उसमें है ना झोल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा लेंथ लेते हैं और अब कस करके खींच के टाइट कर लेते हैं, और टाइट हुआ तो मान लीजिए हम लोग चेन यूज कर रहे हैं 20 मीटर का चेन यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे कि D1 पहली बार में 5 मीटर खींच के रखेंगे, और जो रिमेनिंग बचा ना उससे हम लोग परपेंडिकुलर डालने का काम कर लेते हैं, समझे? या नहीं भी तो प्लम्बॉब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्यूरेसी के लिए, और वो भी कहीं नहीं है ना, वो भी कहीं नहीं है, तो कहीं उसकी जगह पे यहाँ पर पॉइंट्स जैसे C' पे पहुंचे ना हम लोग, तो हम लोग एक सुटेबल वेट का पत्थर लेकर के उसको गिरा देते हैं। पत्थर जो गिरेगा तो वो क्या होगा, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड ही ना गिरेगा, तो उससे भी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, लेकिन वो जो पत्थर वाला है वो एक्यूरेट नहीं माना जाता है, वो कहीं अगर एकदम वर्स्ट केस के बारे में बस समझ लीजिए कि जुगाड़ कहा जाए ना, वो जुगाड़ वाला मेथड है। ऐसे है कि यूज ज्यादातर जो सर्वेयर करते हैं, जो चेन उसका चेन का ही इस्तेमाल करते हैं ये परपेंडिकुलर गिराने में, समझे? नहीं तो ऑब्वियस है प्लम्बॉब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब ऑलरेडी चेन में उतना वेट होता है कि वो 90 डिग्री उसको गिराएंगे तो वो 90 डिग्री का उसमें कोई है ना, उसमें झोल नहीं आएगा, जो कोई उसमें लैटरल मूवमेंट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग चेन का भी इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं, समझे? तो अगर इसी तरह से D2 ये D3 मेजर कर लेंगे, फिर अगेन अलग अलग D4 इस तरीके से आप देखिएगा ना कि एक सीढ़ी की तरह बन रहा है ना, ये सीढ़ी की तरह बन रहा है, तो इसी तरह यही मेथड है डायरेक्ट मेथड मेजरमेंट का, चेनिंग ऑन द डायरेक्ट मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड है। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, इसको मिटाएं। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड में एक कंडीशन है, इनडायरेक्ट मेथड वहीं पर इस्तेमाल करेंगे कि जहां का जो स्लोप है ना वो यूनिफॉर्म हो, यानी उसके जो चेंज करने का रेशियो जो रेट होगा ना वो यूनिफॉर्म होगा। इसमें एक कंडीशन है कि इट इज अप्लाइड टू द यूनिफॉर्म स्लोप, सिर्फ यूनिफॉर्म स्लोप के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसका जो स्लोपिंग होगा क्या होगा, जो सेम रेट से चेंज कर रहा हो, समझ रहे हैं? तो मान लिया जाए कि कुछ यहां से A से B यहां पर है, फिर B से C यहां पर है, इसमें तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है कि इसको मेजर करने के बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोगों को मेजर करना है ये C मेजर करना है, ये लेंथ C मेजर करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस D मेजर करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि ये वाली लेंथ मेजर कर लेते हैं, ये वाली लेंथ मेजर कर लेंगे L1, ठीक है, और ये हाइट मेजर कर लेते हैं, ये हाइट H1, ठीक है। तो अब देखिए यहां से इसको थीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको थीटा निकालने के लिए क्या हो सकता है, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बराबर में P/H होता है ना, P/H, ये क्या है, हाइपोटेनस हो गया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये यूनिफॉर्म स्लोप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्लोप देख लीजिए एकदम हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये हर स्लोप के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो P/H और cos थीटा बराबर में क्या होता है, cos थीटा बराबर में B/H होता है। तो इस देखिए ये वाला लेंथ हम लोग मेजर करेंगे और ये वाला मेजर हम लोगों को मेजर किया हुआ है, तो इसको
इसको हम लोग निकाल सकते हैं D1 को, ठीक है। सिमिलरली फिर लीडर मूव करके चला जाएगा, ये L2 मेजर करेंगे, L2 को मेजर करेंगे, ठीक है। और ये H2 मेजर करते हैं हम लोग। यहां पर फिर अगेन θ2 मिल जाए, इसकी मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से हम लोग θ2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो और ये D2 को हम लोग मेजर कर लेंगे, D2 को मेजर कर लेंगे। तो D बराबर में क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 हो जाएगा। या फिर हम लोग कहीं कहीं पर है, कहीं पर के स्लोप जो और ज्यादा यूनिफॉर्म है तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी लगा लेते हैं कि जैसे ये वाला इस टाइप का स्लोप है तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि A और B है ना, तो ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं L, इसकी हाइट मेजर कर लेंगे, A और B के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन ये वाला मेजर कर लेते हैं H। तो ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल लेते हैं। D बराबर में क्या होता है, D इज इक्वल टू अंडर रूट ये वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर L स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी H स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां स्लोप जो हो क्या होगा, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। स्लोप क्या हो, यूनिफॉर्म हो, हाँ ठीक है। अब है हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चेन ट्रायंगुलेशन की तरफ। कितना टाइम हो गया, 5:13 नहीं, हाँ है, हाँ हाँ देखो हाइपोटेन्यूसल, देखो हाइपोटेन्यूसल अलाउंस वाला जो है उसको बता देते हैं। देखो वो स्टार मार्क करके दिया, हाँ ठीक है। इस पर बेसिस पे जो प्रॉब्लम होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको हम लोग बता देते हैं क्या होता है। ये चेनिंग में जब चेनिंग हम लोग करते होंगे तो जब देखिए यहाँ पे तो ये जो हम लोगों ने चेनिंग किया इनडायरेक्ट स्लोप में, तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोगों ने मान के चला कि देखो मान के चला कि यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर स्लोप है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस ऐसा पोजीशन है कि जहाँ पर हम लोगों को स्लोप समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है ना उसमें यूनिफॉर्म स्लोप नहीं है, यानी हल्का स्लोप है, तो उसकी वजह से उसमें क्या करेंगे, जब देखिए कि स्लोपिंग लेंथ यानी इस पॉइंट से आप देखिए ए बी और बी सी कभी बराबर होगा, ये इंक्लाइंड लेंथ है ना, कभी बराबर नहीं होगा। इसका अगर हम लोग इस पर प्रोजेक्शन लेंगे ना, इसका जैसे प्रोजेक्शन इसका आर्क काटेंगे तो ये जो लेंथ होगा, मान लीजिए इसका जो लेंथ काटेंगे इस पर, अगर ये मान लेते थे सी बी मान ले, बी सी मान ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर इस पर डालेंगे ना, हाइपोटेन्यूस पे डालते हैं, हाइपोटेन्यूस इस लेंथ पर इसको प्रोजेक्शन आर्क काटते हैं तो ये लेंथ आएगा। लेकिन एक्चुअली में होगा क्या कि एक्चुअली में इस लेंथ के बराबर अगर करेंगे, स्लोपिंग ग्राउंड का केस लेते हैं तो हम लोगों को ये ग्राउंड क्या होता है, स्लोप होने की वजह से ये जो लेंथ होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्लोप पे मेज़र करने की वजह से, स्लोप होने की वजह से। ये क्यों, इसी की वजह से आप देखिएगा ना कि हम लोग में ये जो कट्ठा का सिस्टम आता है एरिया मेजरमेंट का, हेलो तो इसी वजह से कट्ठा का जो मेजरमेंट आता है एरिया के ऊपर चेंज होता है, क्योंकि जहाँ का स्लोपिंग ग्राउंड ज़्यादा होगा तो ये जो लेंथ होता है ना, हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल हॉरिजॉन्टल लेंथ से थोड़ा सा इंक्रीज करके देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्लोप का कैरेक्टर आ रहा है, समझ रहे हैं। पर चेन लेंथ पर करते हैं, नहीं पर चेन लेंथ के तरह हिसाब से करते हैं, पर चेन लेंथ के, हर चेन लेंथ में उसे वहां पर फिर स्लोप का कैरेक्टर देखना पड़ता है कि क्या स्लोप का ये है, मतलब स्लोप का कैसा इंक्लिनेशन है।
ये हमें देखिए, ये इसका जो बढ़ाने का जो तरीका कब पता चलेगा, जब हम लोग लेवलिंग करेंगे, जब वहाँ का जो है ना 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस इन एलिवेशन पता चल जाए, तब हम लोग इसको हल्का इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के किसी को नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रहा है? चेन ट्रायंगुलेशन अब नेक्स्ट वीडियो से करें क्या? हेलो, तिवारी जी 1 मिनट होल्ड कर। तिवारी सर, हेलो, आवाज यार हमको नहीं आ रही यार। हेलो, हाँ हाँ चलो चेन ट्रायंगुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। हेलो, तिवारी सर, तिवारी सर, चलो यार हम आज का क्लास बंद करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो से रिमेनिंग टॉपिक को करेंगे। हमको खुद आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हेलो, हम आज का क्लास क्लोज करते हैं। कल है ना रिमेनिंग जो है चेन ट्रायंगुलेशन से हम लोग को करेंगे। चलो ठीक है, बाय, धन्यवाद। आवाज ही नहीं आ रही हमको तो। गुड।